नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राय। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री में मौर्य काल के अशोक का हम लोगों ने बृहद शिलालेख यानी बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख और लघु स्तंभ लेख और बृहद स्तंभ लेख को हम लोगों ने पढ़ा था अच्छी तरह से। तो यहाँ से आपका किसी भी एग्जाम में आपका प्रश्न यहाँ से नहीं छूटने वाला। तो आज हम लोग अशोक के देखेंगे गुहा लेख। तो हेडिंग में लिखिए अशोक का गुहा लेख। कहीं कहीं आपको गुहा का लिखा रहेगा गुहा लेख, ये ध्यान में रखिए। कहीं कहीं आपको गुहा का गुहा लेख लिखा रहेगा। तो ये देखिए गुहा किसे कहते हैं, गुहा गुफा किसे कहते हैं, यानी गुफा रहेगा, गुहा या गुफा, गुहा या गुफा लेख रहेगा। तो गुफा हम लोग क्या कहेंगे, जैसे देखिए अशोक ने क्या कहा कि जहाँ पहाड़ है तो पहाड़ के अगर पहाड़ के जगह पर रास्ता है तो वहां एक लेख लिखवा दिया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे शिला लेख। लेकिन जहां अशोक ने देखा कि अगर कहीं पहाड़ वहां नहीं है, वहां क्या किया, देखा कि रोड के किनारे एक लेख खम्भा गड़वा दिया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे स्तंभ लेख। और अशोक ने एक और लेख लिखवाया, उसी को क्या है गुहा या गुफा लेख। तो ये कहाँ लिखवाया, तो पहाड़ी यानी देखा कि जहाँ छोटा छोटा पहाड़ी है और वहां के उसके अंदर गुफा यानी कि सुरंग, और उसके पहाड़ के अंदर को खुदवा कर यानी पहाड़ के अंदर के पत्थर को है ना निकलवा दिया, यानी उसी को हम लोग एक तरह से कह सकते हैं सुरंग की तरह सुरंग बनवा दिया। और उसी के अंदर जो अंदर अंदर जहां तहां लिखवा दिया लेख, और गेट पर लेख लिखवा दिया, यानी कि अपना जो संदेश लिखवाना था वो लिखवा दिया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुहा लेख कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पहाड़ी है, ये क्या है पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी को सुरंग यानी कि इस पहाड़ी पर क्या करवा दिया, सुरंग करवा दिया। और इस तरह से अशोक ने करवा दिया, यानी यहाँ एक गेट बनवा दिया, क्या बनवा दिया, गेट। यहाँ गेट बनवा दिया। और यहाँ देखिए इस तरह से अशोक ने इसका स्ट्रक्चर दिया, यानी कि इस तरह से इसका डिजाइन बनाया कि यहाँ जो एक जगह बना दिया, 2 रूम इसमें आपको मिलता था। यानी अशोक के जो गुहा लेख है इसमें 2 रूम मिलता था। क्या, तो पहला रूम इसमें मिला जो मेन मान लीजिए कोई साधु है, जैसे हिंदू धर्म देख लीजिए, तो हिंदू धर्म में जो मेन साधु होते हैं, ऋषि होते हैं, जिसको हम लोग संत कहते हैं, है ना, बाबा कहते हैं। तो बाबा कहाँ बैठेंगे, तो इस कमरा में बैठेंगे। और बाकी जो बड़ा कमरा होता था वहाँ भिक्षुक बैठने के लिए बनाया था, यानी इसमें क्या कौन बैठ सकता है, तो भिक्षु। और जो ऋषि है महत्वपूर्ण ऋषि, वो कहाँ बैठेंगे, तो इस कक्ष में बैठेंगे। यानी कह सकते हैं कि जो आपका जो गुहा था, गुफा लेख था, उसमें 2 तरह से गुहा बनाया जाता था। उसमें 2 कमरा होते थे। पहला कमरा जो बड़ा हो उसमें किसके बैठने के लिए था, तो जो भिक्षु था यानी कि जो आम जनता भी उसमें जाकर बैठ सकता है। लेकिन जो ऋषि है यानी संत हैं, उनको बैठने का कहाँ जगह बनाया था, तो एक अलग कक्ष था। ये ध्यान रखिएगा। अब आप बताइए कि जैसे आज हम लोग घर में क्या जा रहे हैं, बल्ब जा रहे हैं, एलईडी बल्ब जा रहे हैं। लेकिन है ना, तो उस समय में क्या एलईडी बल्ब या लालटेन दिया ये सब था नहीं। तो उस समय क्या जलती थी, तो मसाले आपको अब मसाल देखे होंगे, अगर रामायण या महाभारत देखे होंगे तो मसाल जलता था उसमें, है ना, क्या जलता था, मसाल। यानी इस तरह से आपका मसाल दिखेगा। इस तरह से आपको मसाल दिखेगा। इस तरह से आपको जलते अंदर देखिए क्या दिखेगा, मसाल। मसाल अंदर जलाया जाता था, चूंकि लाइट प्रकाश आने के लिए, चूंकि पहाड़ है तो पहाड़ के अंदर आप खुलिएगा तो गुफा अंधारा ही रहेगा, तो अंधारा दूर करने के लिए क्या जलाया जाता था, तो मसाले जलाए जाते हैं, मसाल। ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो देखिए अशोक के गुफा लेख जनरली एक ही आपको गुफा लेख मिलता है। तो कहाँ मिलता है, तो आपको पता होगा जहानाबाद, है ना, जहानाबाद जिला में बराबर एक पहाड़ है। अगर आप जहाना के नजदीक के बच्चे होंगे तो आप जान सकते हैं, है ना। अगर आपको समय कभी मिलेगा तो वहाँ घूमने के लिए एक बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है, उसको अभी आपको बताएंगे। अगर आपको अगर समय मिले तो जरूर जाके घूमने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो जहाना में कौन सा है, जहानाबाद जिला में, जहानाबाद जिला में बराबर एक पहाड़ का नाम क्या है, बराबर पहाड़ है। और इसी बराबर पहाड़ में अशोक ने क्या किया है, इसी बराबर पहाड़ में अशोक ने क्या करवाया है, तो गुफा का निर्माण किया है। किस पहाड़ में, तो जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ में अशोक ने क्या किया, गुफा करवाया। और एक गुफा नहीं बनवाया है, इस पहाड़ पर 4 गुफा बनवाया है। कौन कौन सा गुफा, पहला देखेंगे हम लोग सुदामा गुफा, सुदामा गुफा। दूसरा हम लोग देखेंगे इसका नाम क्या है, विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी गुफा।
तीसरा आपका देखेंगे तो कर्ण चौपाल, कर्ण चौपाल गुफा। और चौथा है लोमस ऋषि, लोमस ऋषि। चार, अशोक ने जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी पर कितना कितने गुहा का निर्माण किया है? तो पहला गुहा का नाम है सुदामा गुहा, 20 झोपड़ी गुहा, कर्ण चौपाल गुहा और लोमस ऋषि। और इसी जो गुहा ये देखिए जहानाबाद के ही आपका है। और जहां जहां जगह पर अपना लेख लिखवा दिया किसने? अशोक ने। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो गुफा लेख कहते हैं, है ना। और अशोक ने जहानाबाद जिले में कितने गुफा का निर्माण किया है बराबर पहाड़ी पर? तो 4 को। पहला देख लीजिए सुदामा गुफा, 20 झोपड़ी, कर्ण चौपाल और लोमस ऋषि। और देखिए आपको पता होगा पिछले क्लास में आपको पढ़ाए भी थे कि अशोक ने प्रारंभ में, यानी अशोक जब शुरुआत में था, जन्म बचपन के समय, तो कौन सा धर्म को अपनाया था? तो शैव धर्म, यानी हिंदू धर्म कह सकते हैं। लेकिन जब वो अंतिम चरण था, यानी किसने कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म, है ना। आपको पता हो कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो देखिए अशोक कौन सा धर्म मानने वाला है? अशोक बौद्ध धर्म मानने वाला है। बताइए अशोक क्या धर्म मानने वाला? बौद्ध धर्म। लेकिन जो गुफा बनवाया है ना, ये चारों गुफा बनवाया है, जो अशोक के इसको दान करना चाहिए किसको? बौद्ध धर्म के ऋषि को दान करना चाहिए था। लेकिन अशोक बौद्ध धर्म के ऋषि को दान न करके किसको दान किया है? तो आजीवक संप्रदाय को दान किया है। किसको दान किया है? आजीवक संप्रदाय। बताइए ये अशोक कितना महान है? ये अपने खुद कौन धर्म मान रहा है? तो बौद्ध धर्म मान रहा है। लेकिन जो गुफा का निर्माण किया, कितना खर्चा लगा होगा इसको गुफा बनवाने में, और बनवाने के बाद किसको दान कर दिया? तो आजीवक संप्रदाय। एक मन में प्रश्न आ रहा हो कि आजीवक संप्रदाय क्या है? तो पिछले क्लास में आपको बताए थे कि बिंदुसार किस धर्म को मानना था, तो ये आपका माना था आजीवक संप्रदाय। फिर भी एक बार आपको बताते हैं आजीवक संप्रदाय का जनरली मान लीजिए कि एक तरह से आजीवक संप्रदाय का मतलब हुआ कि जो चीज लिखा है वो चीज होना ही होना है। जैसे हम लोग का अगर मान लीजिए कि एसडीएम बनना है तो बनेंगे ही बनेंगे, इसमें कोई ईश्वर और भगवान का कोई रोल नहीं है ना। ये कौन कहता है? आजीवक संप्रदाय कहता है। तो यही आप आजीवक संप्रदाय, अशोक ने किसको दान कर दिया? आजीवक संप्रदाय को। तो देखिए अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान कर दिया, तो आप इतना ही साधारण नहीं समझ लीजिए कि अशोक ने इसी पगला बढ़ा है जिसको दान कर दिया। नहीं, अशोक ने दिमाग लगाया। जैसे मान लीजिए कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश जी है। अगर नीतीश जी किस धर्म को मानने वाले? हिंदू धर्म को मानते हैं, आप जाहिर से सब लोग जानते हैं। तो मान लीजिए कि नीतीश जी एक बहुत बड़ा मस्जिद का निर्माण किए, एक बहुत बड़ा महल का निर्माण किए। कौन सा महल का? और उस महल का दान कर दिए किसको? तो दान कर दिए किस धर्म को? तो इस सिख धर्म के लोगों को दान कर दिए। तो क्या नीतीश जी ऐसा गलती में दान कर दिए? तो जी नहीं। नीतीश जी अपने जनता का प्रति ये संदेश देना चाहते हैं कि भले हम हिंदू धर्म को मानने वाले, लेकिन हमारे अंदर सभी धर्म को समान अधिकार, समान भावना दिया गया है। यानी नीतीश जी क्या कहना चाहते हैं कि हम सभी धर्म को हम समान इज्जत देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। ठीक उसी प्रकार अशोक भले बौद्ध धर्म को अपनाया, यानी बौद्ध धर्म को माना, लेकिन जो 4 गुफा का बराबर में निर्माण कराया वो किसको दान में दे दिया? आजीवक संप्रदाय को। तो आजीवक संप्रदाय को देने का अर्थ क्या हुआ? कि अशोक ने अपने जनता के बीच संदेश दिया कि हम धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया, यानी कि हम सभी धर्म को समान मानते हैं। किसने दिया? तो अशोक ने। अब देखिए यही आपका सेक्शन है। तो ये आपका मौर्य काल के बाद अशोक का सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको पता हो कि अशोक के बाद इसका कौन मगध पर, यानी कि मौर्य वंश का राजा कौन बना? कुणाल। मौर्य वंश का राजा अगला अशोक के बाद कौन बना? तो अशोक का बेटा ही है कुणाल, और कुणाल राजा बना। और कुणाल ने भी अपने पिता की तरह, अशोक की तरह देवानाम प्रिय का उपाधि लिया। क्या लिया? देवानाम प्रिय। देवानाम, यानी अशोक ने क्या नाम उपाधि लिया था? देवानाम प्रिय। फिर ये भी ले रहा अपने कुणाल अपने पिता की तरह देवानाम प्रिय उपाधि। उसके बाद देखिएगा कुणाल का के बाद मौर्य वंश का राजा कौन बोला? दशरथ। ये रामायण वाला दशरथ नहीं, ऐसा नहीं कि दशरथ आप समझ लीजिएगा रामायण वाला जो भगवान श्री राम के पिता थे, वो नहीं है। ये कौन है? दशरथ। यानी किसका पोता है? तो अशोक का पोता है। इसने भी अपने दादा की तरह क्या किया? तो देवानाम प्रिय का उपाधि दिया, देवानाम प्रिय का। और ये दशरथ एक इम्पोर्टेंट है। गया में आपको एक मिलेगा नागा अर्जुन पहाड़ी। नागा अर्जुन पहाड़ी, यानी नागा अर्जुन पहाड़ी पर भी किसने
यानी कि कौन, दशरथ ने नागार्जुन की पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण किया। कौन, दशरथ ने। और ये भी किसको दान में दे दिया है, तो ये भी आजीवक संप्रदाय को दान दे दिया, अपने दादा की तरह, यानी अशोक की तरह अपने जो गुफा का निर्माण किया। कहाँ में, तो गया जिला में। किस पहाड़ी पर, तो नागा अर्जुन की पहाड़ी पर गुफा का निर्माण किया। और इसमें भी 3 गुफा आपको मिलेगा, है ना। तो इस तीनों गुफा का दान किसको दे दिया, तो आजीवक संप्रदाय को। ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका कौन हो गया, अशोक का दशरथ। इसके बाद इस वंश का अंतिम राजा, इस वंश का अंतिम राजा का नाम क्या है, बृहद्रथ। बृहद्रथ, इसी वंश का अंतिम राजा कौन है, यानी मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन है, बृहद्रथ। ये बृहद्रथ की मौर्य वंश का, ऐसा नहीं आप समझ लीजिएगा कि बृहद्रथ वंश का है, जो किसका है ना। तो ये समझ लीजिए, ध्यान में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये आपका मौर्य काल, यानी मौर्य काल में जो इतने भी राजा था, यानी अशोक, सॉरी आपका कौन हो गया, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, उसके बाद और आया लेकिन उसका उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग नहीं जानेंगे। और लास्ट में जो मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन है, कुणाल। तो या सॉरी आपका कौन, तो बृहद्रथ। एक आपका सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे मौर्य काल के प्रशासन देखेंगे। मौर्य क्या हम लोग देखेंगे, मौर्य काल के प्रशासन, है ना। देखिए मौर्य काल के प्रशासन, देखिए मौर्य काल कौन सा है, तो ये राजतंत्र है, ऐसे लोकतंत्र नहीं ना। लेकिन बहुत से ऐसे मौर्य काल में ऐसा काम किया गया है कि आपको लोकतंत्र से भी अच्छा काम देखने के लिए मिलेगा। जैसे अशोक के काम में देख लीजिए, पिछले क्लास में आपको बताए थे, है ना। तो मौर्य काल में प्रशासन कैसा था, तो केंद्रीयकृत था। कैसा था, तो मौर्य काल का प्रशासन केंद्रीयकृत था। केंद्रीयकृत, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकीकृत। एकीकृत, एक केंद्रीयकृत क्या है, तो देखिए मान लीजिए कि, देखिए ये मान लीजिए कि आपका एक खेत है, ये आप मान लीजिए कि क्या है कि आपका खेत है। कौन है, आपका खेत। और यहाँ का मालिक कौन है, आपके पिताजी हैं। यहाँ का मालिक कौन है, तो पिताजी। अगर पूरे क्षेत्र का अगर मालिक देख रहे कौन कर रहा है, तो कौन कर रहा है, तो आपके पिताजी कर रहे हैं। तो उसी को हम लोग, और यानी कि बड़ा क्षेत्र है और अपने पूरे क्षेत्र का राजा, यानी कि पूरे क्षेत्र का शासक कौन है, आपके पिताजी। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रीयकृत। लेकिन ये मान लीजिए कि आपका एक खेत है, ठीक, और ये आपका पिताजी, मान लीजिए बीच में आपका पिताजी का घर है, यानी पिताजी रहते हैं, और सभी अपने बेटों को बांट दिए हैं कि तुम बड़का बेटा के दे दिया है कि यहाँ तुम यहाँ का जो आय होगा वो तुम नियंत्रण, यानी कि तस्लील है, यानी कि जो आएगा इस खेत से वो तुम रखोगे। यहाँ का एक दूसरा बेटा के दे दिए, इस तीसरा का दे दिए, और बाकी बचा जो अपने चौथा बेटा के दे दिए। तो अगर इस क्षेत्र में, मान लीजिए कि इस क्षेत्र में कौन अलग अलग, मान लीजिए कि क्षेत्र का अगर आय आ रहा है, इनकम इस खेत से आ रहा है, तो इस खेत का आप जो भी करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने ढंग से, यानी आपके पिता आपको अधिकार दे दिए हैं कि जो तुम्हारा क्षेत्र का अधिकार यानी खेत है, उस पर तुम अपना खेत को क्या कर सकते हो, किसी भी को मतलब दे सकते हो खेत करने के लिए। या फिर तुमको जितना कर लगाना, टैक्स लगाना, यानी नियम कानून बनाना है, तुम अपना नियम कानून बना सकते हो अपने क्षेत्र के लिए। तो अलग अलग, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विकेंद्रीकृत कहेंगे। विकेंद्रीकृत, है ना। इसी को हम लोग विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे अभी भारत में देख लीजिए, तो भारत में क्या शासन व्यवस्था कैसा है, केंद्रीयकृत है या विकेंद्रीकृत। तो विकेंद्रीकृत है, डिसेंट्रलाइजेशन है। मतलब कह सकते हैं जैसे हमारा बिहार में कुल 28 राज्य है, और 28 राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री, प्रत्येक राज्य का अलग अलग एक मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री का अपना एक अधिकार है कि अपने राज्य में नियम कानून बनाने का उसका अधिकार दिया गया। मतलब जो भी आप उसको लग रहा कि नियम बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, अपने क्षेत्र में नहीं, अपने राज्य में नियम बना सकता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब विकेंद्रीकृत सत्ता कहेंगे, विकेंद्रीकृत प्रशासन कहेंगे, है ना। तो क्या मौर्य काल में कौन सा प्रशासन है, विकेंद्रीकृत? जी नहीं, एक केंद्रीकृत है। मतलब राजा है और राजा के सहयोग के लिए अलग अलग मंत्री है ना। और इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, तो मान लीजिए हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो बीच में मोदी जी हैं। मोदी जी पूरे भारत के लिए, लेकिन मोदी जी ने क्या कर दिया है, अलग अलग राज्य का निर्माण हुआ है। मोदी जी ने नहीं किया है, ये तो आजादी के समय हुआ है। लेकिन मैं एग्जाम्पल का बता रहा हूँ, मोदी जी है ना, मोदी जी पूरा देश के लिए, लेकिन अगर छोटे छोटे राज्य का विभाजन किया गया और उस क्षेत्र में नियम कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया, तो उस राज्य के सरकार को, यानी मुख्यमंत्री को। ध्यान रखिए। तो जो केंद्रीयकृत, मौर्य काल में जो प्रशासन कैसा था, तो केंद्रीयकृत, मतलब एक राजा ही रहेगा, और उस राजा को सहयोग करने के लिए, उस राजा का सहयोग करने के लिए क्या रहेगा, तो मंत्री रहेगा, और क्या रहेगा, अधिकारी रहेगा। यानी क्या रहेगा, मंत्री, और क्या रहेगा, अधिकारी।
है ना। और देखिए मौर्य काल में जो मंत्री, आपको 26 मंत्री का उल्लेख मिलेगा। मौर्य काल में कितने मंत्री का उल्लेख मिलेगा? 26। और अधिकारी में देखेंगे तो 18 अधिकारी का उल्लेख मिलता है। प्रश्न आएगा कि मौर्य काल में कितने मंत्री का उल्लेख मिलता है, तो क्या बताइएगा? 26 मारिएगा। अधिकारी का प्रश्न आएगा तो 18 मारिएगा। देखिए मौर्य काल में मंत्री जो पद है उसको मंत्री नहीं कहा जाता था, इस मंत्री पद को क्या कहा जाता था? तो अध्यक्ष। अध्यक्ष। और इस मंत्री यानी अधिकारी को क्या कहा जाता था? तीर्थ। ये ध्यान में रखना कि क्या कहा जाता था मौर्य काल में? मंत्री को अध्यक्ष और अधिकारी को तीर्थ। ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो महत्वपूर्ण मंत्री है, मौर्य काल के महत्वपूर्ण मंत्री, उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे क्या? प्रमुख मंत्री। कुल हम लोग 6 से 7 मंत्री को देखेंगे। जनरली प्रश्न आपका 26 से नहीं आता है, 5, 8, 9 को, 5-6 को ऐसा आपका मंत्री 8, 9 है ना, प्रमुख मंत्री यानी अध्यक्ष है मौर्य काल का, जो हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे पटनाध्यक्ष। दूसरा हम लोग देखेंगे सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष। उसके बाद हम लोग देखेंगे विविता अध्यक्ष। विविता अध्यक्ष। उसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा अकारा अध्यक्ष। उसके बाद हम लोग देखेंगे पन्य अध्यक्ष। उसके बाद हम लोग देखेंगे लवनाध्यक्ष। लवना। उसके बाद हम लोग देखेंगे लक्षणाध्यक्ष। और ये आपका बच गया कुप्याध्यक्ष। कुप आधा प या कुप्याध्यक्ष। यानी जनरली यही 8-9 को से प्रश्न किया गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 लिख लीजिए। 7, 6, 5 यानी कुल 5-8 प्रश्न देखेंगे। यानी 8 का इसका। अब हम लोग देखेंगे पटनाध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता है। यानी पटनाध्यक्ष का होने का मतलब क्या? देखिए जैसे आज हमारा भारत सरकार है, मोदी जी भारत के क्या है? प्रधानमंत्री। तो मोदी जी को क्या मान लीजिए कि मौर्य काल के राजा है। मोदी जी क्या है? मौर्य काल के राजा है। और उसके जो अधीन अधिक मंत्री है, जैसे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। और गृह मंत्री कौन है? आपका अमित शाह। मतलब आप समझिएगा, जो रक्षा मंत्री है यानी रक्षा मंत्री जो भी नियम कानून यानी जो रक्षा से डिफेंस यानी रक्षा विभाग से जो भी काम होगा वो किसके कंट्रोल में होगा? तो राजनाथ सिंह के कंट्रोल में। उसी में पैसा का यानी वित्त मंत्रालय किसके अधीन में है? तो निर्मला सीतारमण। अगर पैसा भारत में किसी का पैसा देख रेख करना तो किसके कंट्रोल में होगा यानी किसके नियंत्रण में होगा? तो निर्मला सीतारमण जी का। उसी प्रकार वित्त विभाग यानी पूरे अब गृह विभाग यानी भारत में कहीं अगर कुछ दंगा उंगा हो रहा है तो किसके कंट्रोल में होगा? तो ये अमित शाह के कंट्रोल में होगा। उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार मौर्य काल में ये सभी अध्यक्ष देख रहे हैं एक तरह से कि आज के क्या है? मंत्री है ना। जैसे वित्त हम लोग अगर वित्त मंत्री किसको कहते हैं? अगर उसी वित्त मंत्री किसे कहते हैं? जो पैसा का लेन देन पैसा का देख रेख करे। तो उसी प्रकार पटनाध्यक्ष हम लोग क्या कहेंगे? तो आपको देखिए शब्द में पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। क्या कह रहा? पटन। पटन हम लोग किसको कहते हैं? पतन। तो बंदरगाह को कहते हैं। तो ये बंदरगाह विभाग का अध्यक्ष हुआ। बंदरगाह यानी बंदरगाह पर कौन नाव आएगा नहीं आएगा, कौन व्यापारी करे क्या करेगा नहीं करेगा, वो किसके नियंत्रण में काम देख रेख होगा? तो पटनाध्यक्ष के काम होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे सीताध्यक्ष। तो सीताध्यक्ष क्या अर्थ लगा सकते हैं कि सीताध्यक्ष का क्या मतलब होगा? बताइए अगर जानते होंगे तो। देखिए सीताध्यक्ष का क्या होता है? सीताध्यक्ष का होता है राजकीय भूमि। जो राज का भूमि है यानी राजकीय भूमि का विभाग यानी राजकीय भूमि के अध्यक्ष को क्या हम लोग कहते हैं? तो सीताध्यक्ष। जैसे हम लोग जो गांव देहात में लोग बोलता है कि गर्मजरुआ जमीन है, गर्मजरुआ जमीन है, तो कौन से उस जमीन को हम लोग क्या कहते हैं? वो क्या है? तो सरकारी भूमि है यानी सरकारी फील्ड है। उसी को क्या मौर्य काल में कहेंगे? तो सीताध्यक्ष यानी जो सरकारी गर्मजरुआ विभाग के अध्यक्ष है यानी गर्मजरुआ जमीन जहां जहां है उसको कौन देख रेख करेगा? तो सीताध्यक्ष रहेगा। यानी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राजकीय भूमि। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे विविता अध्यक्ष। अब देखिए मौर्य काल में क्या होता था? क्योंकि उस समय कृषि होता था, ऐसा नहीं कृषि नहीं होता था। जहां मान लीजिए टीला है, ऊंचा जगह है, तो वहां तो कृषि हो नहीं सकता। तो उस जगह पर क्या हो सकता है? तो घास फूस हो सकता है यानी है ना। तो घास फूस होगा तो किसान जाके यानी जो पशुपालन कर रहा उस व्यक्ति वहां से क्या कर सकता है? उसको लगता है कि हम अपने जानवरों को वहां जाकर क्या करेंगे? भोजन यानी कि चारा ला कर देंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जगह जगह पर ऊंचे टीला पर
जो चारा भी लगाया गया यानी जो घास जमा हुआ उसका अध्यक्ष कौन करेगा? यानी चारा विभाग, चारागाह यानी चारागाह विभाग के अध्यक्ष कौन होगा? तो विविधा अध्यक्ष। अब मान लीजिए कि आप देख लीजिए कहीं आप ऊंचे टीला पर घास है और किसान जाकर चला दिया उसको फसल को यानी कि घास को, तो ऐसा नहीं कि आज के समय की चल कुछ नहीं होगा, लेकिन वो राजतंत्र है, जनता का टैक्स यानी कि जो अभी चरा दिया तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी आम जनता, गरीब जनता को यानी मौर्य काल में राजतंत्र में क्या कौन टैक्स देता था? जैसे आज देख लीजिए टैक्स कौन देता है? आधुनिक भारत यानी लोकतंत्र में टैक्स कौन देता है? बताइए टैक्स कौन देता है? टैक्स आपका देता है कौन? जैसे हम जो बड़ा व्यक्ति हो सकता है, जैसे जिसके पास 10 लाख 20 लाख 50 लाख जिससे ज्यादा कमाई हो रहा है वही नहीं देखता है टैक्स। क्या गरीब भारत के गरीब जन टैक्स देता है? प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष नहीं। ऐसे आप बिस्कुट लीजिएगा तो उसमें भी टैक्स इंक्लूड रहता है, वो अलग बात है, लेकिन क्या प्रत्यक्ष रूप में आम जनता यानी गरीब जनता, साधारण जनता, मध्यम वर्ग की जनता क्या टैक्स देती है? जी नहीं। टैक्स कौन देता है? तो जो अधिक पैसा कमाता है ना, उसी पर वही तो टैक्स कौन देता है? जैसे मान लीजिए कि जो 10 लाख 20 लाख कमा रहा हो, लेकिन मौर्य काल में या फिर किसी भी राजतंत्र में ऐसा नहीं था। राजतंत्र में पैसा कौन देगा? जो बड़ा लोग है वो नहीं देता था, जो आम पब्लिक। मान लीजिए आप किसान कर रहे हैं तो किसान में खेती कर दीजिए, उसके बाद अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी कर दीजिए, उसके बाद मजदूरी कर रहे हैं तो मजदूरी पर भी आपको कर देना पड़ेगा। किसको? राजा को। यानी अलग अलग जो गरीब जनता है उसी से टैक्स लिया जाता था। कब? मौर्य काल या राजतंत्र में, है ना। तो देखिए पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि कोई गरीब जनता है, अगर गरीब जनता की खेती करना चाहती है तो उसको क्या है, उसको पहले टैक्स दो, उसके बाद खेती करो। लेकिन है ना, यानी कि गरीब से खून चूसा जाता था। किससे? नीडल निकाला, सिरिंज निकाला, है ना, और क्या किया, सुई निकालकर भोंक दिया गरीब में, और गरीब से थोड़ा सा एक निकाल दिया, क्या? टैक्स। और किसको दे दिया? तो अमीर व्यक्ति को डाला जाता था। यानी पहले टैक्स गरीब से लेकर अमीर के पैकेट में डाला जाता था। लेकिन अब क्या है? उल्टा है। यानी अब लोकतंत्र में क्या उल्टा है कि जो व्यक्ति 10 लाख, मान लीजिए कोई व्यक्ति 20 लाख कमा रहा है ना, 20 लाख कमा रहा तो सरकार उससे 10% टैक्स ले लेगी। 10% टैक्स लेगी तो कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो 2 लाख सरकार उससे ले लेगी टैक्स रूप में, और टैक्स के रूप में ले लेगी, और अपने जो राजकोष है यानी कि भारत का राजकोष है वो वहां डाल देगी। अगर किसी कोई अगर गरीब जनता क्या कर रहा है कि हम गरीब हैं, है ना, हमको खाने के लिए भी अन्न नहीं है, रहने के लिए क्या है, आवास नहीं है, तो सरकार कहती है ठहरो, तुमको दे देते हैं एक लो 80,000 या 90,000 लो। अभी कितना मेरा सर, शायद 1.5 लाख के आसपास मेरा इंदिरा आवास के लिए, तो लो 1.5 लाख रुपया इंदिरा आवास जाकर बनाओ। देखिएगा लोग जैसे ही पैसा मिलता है तो ट्रैक्टर पर चढ़ के ईंटा बालू गिराने लगता है ना, ध्यान रखिए। तो ईंटा बालू गिराने लगेगा तो कहाँ से टैक्स मिला? तो आम यानी जो पहले अब क्या खींच रहा है, तो अब खून किससे खिंचाया जा रहा है? तो बड़े लोगों से, और उस खून को डाला कहाँ जा रहा है? तो आम पब्लिक यानी गरीब जनता को दिया जा रहा है ना। ये अब का सिस्टम। लेकिन पहले ऐसा था? जी नहीं। पहले तो गरीब से लिया जाता था और अमीर में डाला जाता था। तो देखिए दोनों खुश है। आज के समय में दोनों खुश है। मान लीजिए कि आप 20 लाख रुपया कमा रहे हैं और सरकार आपको 2 लाख टैक्स ले रही है, तो आप सोचिए कि जाए दो ना, क्या हो रहा, 2 लाख ने टैक्स लिया है ना, 2 लाख टैक्स लिया है। आम पब्लिक भी खुश है, गरीब जनता भी खुश है कि हमारा सरकार क्या दिया है, हम पैसा भी नहीं टैक्स दिए हैं किसको? सरकार को। फिर भी हमारा सरकार क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। क्या? किस लिए? घर बनाने के लिए। आपको देखिएगा प्रत्येक महीना सरकार क्या दे रही है? अनाज दे रही है। 1 से 2 रुपए किलो आपको चावल दे रही है, गेहूं दे रही है। तो कहाँ से दे रही है? ये पैसा टैक्स कौन दे रहा है? तो अमीर व्यक्ति दे रहा है टैक्स, और गरीब में डाला जा रहा है। यानी अमीर से खून चूस रहा है, सिरिंज से डाल दिया, और डाला जा रहा किसमें? गरीब में। तो लेकिन वैसा विभाग पहले नहीं था, पहले अलग इससे अपोजिट था, ध्यान रखिए। अब हम लोग देखेंगे अकाराध्यक्ष। अकाराध्यक्ष किसको कहेंगे? तो खान विभाग के, यानी जो खान यानी खुदाई से जो भी निकलेगा उसका किसके नियंत्रण में रहेगा? तो अकाराध्यक्ष को। उसके बाद हम लोग देखें पन्याध्यक्ष। तो मान लीजिए कि व्यापार से संबंधित लेन देन है, तो व्यापार का विभाग के अध्यक्ष कौन होगा? उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष आधा टवर्गिन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लवना। यहाँ शब्द से पकड़िए, लवण किसमें होगा? तो नमक में लवण होता, तो नमक विभाग के अध्यक्ष को क्या कहेंगे हम लोग? लवणाध्यक्ष। उसके बाद देखिए लक्षण। लक्षण मतलब क्या है कि तुमको लक्षण देखना है, यानी अगर कोई काम व्यक्ति सही से कर रहा तो उसको लक्षण देखते हैं किस तरह से काम कर रहा। तो मुद्रा, जो मान लीजिए मुद्रा ढलाई हो रहा है, तो मुद्रा ढलाई हो रहा है उसको देख रहे कौन करेगा? तो करेगा लक्षणाध्यक्ष। उसी को हम लोग टकसाल कहते हैं। टकसाल।
टकसाल विभाग के अध्यक्ष कौन होगा? तो लक्षणाध्यक्ष। बाकी आपका बच गया कुपिया। कुपिया मतलब होता है वन, तो वन विभाग के अध्यक्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तक समझ गए। एक और आपको मिलेगा क्या है ना, अब ये प्रमुख मंत्री हो गया, लेकिन आपको कुछ कुछ हम लोग देख लेंगे जो महत्वपूर्ण यानी प्रमुख अधिकारी, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ तो लिख नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको वह भी लिखवा देते हैं। तो हेडिंग में लिखिए गुफा लेख। गुफा लेख, गुफा लेख। क्या लिखना है? गुफा लेख। लिखिए, लिखिए अशोक ने जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ पर 4 गुफा का निर्माण किया। 4 गुफा का निर्माण किया। कौन कौन? सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, कर्ण चौपाल गुफा और लोमस ऋषि गुफा। और इसी में पॉइंट करके लिखिएगा, इन चारों गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान में दिया, जिससे अशोक ने यह संदेश दिया कि हम बौद्ध धर्म को मानते हुए भी आजीवक संप्रदाय को दान दिए, अर्थात धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। ये आपका लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए अशोक के बाद कुणाल राजा बना। इसने अशोक की तरह देवानामपीय का उपाधि धारण किया। उसके बाद लिखिए कुणाल के बाद अशोक का पोता दशरथ राजा बना और इसने गया जिले में नागा अर्जुन की पहाड़ी पर गुफा का निर्माण किया और इसने भी आजीवक संप्रदाय को दान दिया। और इसी में लिखिए पॉइंट करके, दशरथ ने अपने दादा की तरह देवानामपीय का उपाधि धारण किया। देवानाम पीरिय का। उसके बाद लिखिए मौर्य वंश का अंतिम राजा, डैश देखिए और स्टार मार लीजिएगा, पॉइंट करके और स्टार मार लीजिएगा। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ था। ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हेडिंग में लिखिए मौर्य काल के प्रशासन। तो लिखिए मौर्य काल का प्रशासन, डैश पॉइंट करके लिखिएगा। मौर्य काल का प्रशासन एकीकृत या केंद्रीयकृत था तथा राजा के सहयोग के लिए 26 मंत्री और 18 अधिकारी का उल्लेख मिलता है। इसी में अगला पॉइंट करके लिखिएगा, पॉइंट करके मौर्य काल में मंत्री को अध्यक्ष तथा अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। उसके बाद लिखिए हेडिंग में मौर्य काल के प्रमुख मंत्री। उसके बाद लिखिए पहला में लिखिए पॉइंट करके पटना अध्यक्ष लिखिए डैश तक। इसमें बंदरगाह विभाग के अध्यक्ष। दूसरा लिखिए सीता अध्यक्ष और इसमें डैश तक लिखिए। दूसरा लिखिए सीता अध्यक्ष और इसमें डैश तक लिखिए राजकीय भूमि के अध्यक्ष। उसके बाद लिखिए तीसरा विविधता अध्यक्ष। इसमें डैश देके लिखिए चारागाह विभाग के अध्यक्ष। उसमें लिखिए फिर लिखिए अकारा अध्यक्ष लिखिए। इसमें डैश देके खान विभाग के अध्यक्ष। उसके बाद लिखिए पन्या अध्यक्ष लिखिए। इसमें डैश देके व्यापार विभाग के अध्यक्ष। उसके बाद लिखिए लवना अध्यक्ष।
लिखिए नमक विभाग के अध्यक्ष, नमक विभाग के अध्यक्ष। उसमें अगला लिखिए लक्षणाध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष। लिखिए टकसाल विभाग के अध्यक्ष, टकसाल विभाग के अध्यक्ष। और एक आप लिख लीजिए कुपिया अध्यक्ष, कुपिया अध्यक्ष। लिखिए वन विभाग के अध्यक्ष, वन विभाग के अध्यक्ष। ये आपका हो गया प्रमुख मंत्री। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख, क्या देखेंगे हम लोग? प्रमुख देखेंगे तीर्थ यानी अधिकारी। मौर्य काल के प्रमुख हम लोग देखेंगे अधिकारी। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे क्या, मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तीर्थ। सबसे पहले हम देखेंगे सन्निधाता, सन्निधाता। उसके बाद लिखेंगे हम लोग समहर्ता। तीसरा आप लोग हम लोग देखेंगे प्रदेशता, प्रदेशता। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्यवहारिक, व्यवहारिक। और एक और हम लोग देखेंगे व्यवहारिक के बाद आपका देखेंगे हम लोग व्यवहारिक के बाद एक और आपको उल्लेख मिलता है, कौन सा? रूप दर्शक, रूप दर्शक। देखिए हम लोग अब समझेंगे कौन सन्निधाता किसे कहेंगे, समहारता, प्रदेशता और व्यवहारिक किसे कहेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे? सन्निधाता। यानी सन्निधाता हम लोग समझेंगे, सन्निधाता का मतलब यानी इसका अध्यक्ष, इसके मतलब क्या हुआ, है ना। उसको हम लोग सन्निधाता का देखेंगे अर्थ क्या होता है। तो देखिए जो सन्निधाता का जो कोषाध्यक्ष होगा यानी कोष विभाग का, यानी पैसा का रख रखाव कौन करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जो कोष विभाग के प्रधान अधिकारी होगा, प्रधान अधिकारी। प्रधान अधिकारी को हम लोग क्या कहेंगे? कोष अध्यक्ष, सॉरी कोष यानी सन्निधाता कहेंगे। कोष के अगर प्रश्न आएगा कि मौर्य काल में कोषाध्यक्ष यानी कोष विभाग के अध्यक्ष, कोष विभाग के प्रमुख अधिकारी का नाम क्या है, यानी प्रमुख या प्रधान अधिकारी कौन है, तो होगा आपका सन्निधाता। उसी प्रकार आपका समहारता का मतलब क्या हो गया? तो आय व्यय, आय व्यय यानी आय व्यय यानी खर्च हो रहा, कितना खर्च हो रहा और कितना इनकम हो रहा, इसका देख रेख कौन करेगा? तो जो अधिकारी करेगा, आय व्यय को देख रेख करने वाला प्रमुख अधिकारी। ये कंप्लीट हो गया। उसका देखेंगे हम लोग प्रदेशता। तो देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल से आपको समझाता। मान लीजिए कि आपका ये जमीन है, ये आपका जमीन है। क्या है आपका जमीन? और इस जमीन को मान लीजिए कि आपके बड़े भाई या कोई भाई आपके कब्जा कर लिए हैं, कौन कब्जा कर लिए हैं, तो अगर आप कोर्ट यानी कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप केस कीजिएगा, तो उस केस को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? दिवाली मुकदमा। हम लोग क्या कहेंगे? दिवाली, दिवाली। लेकिन मान लीजिए कि आपके भाई क्या कर लिए हैं? आरी काट कर अपने खेत में मिला लिए हैं, तो उस मुकदमा को हम लोग क्या कहेंगे? दिवाली मुकदमा, यानी दिवाली न्यायालय में हम लोग जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि भाई आपका आरी भी काटे हैं और आपको मारकर माथा भी फाड़ दिए हैं, तो उस मुकदमा को हम लोग क्या कहेंगे? तो फौजदारी मुकदमा कहेंगे, फौजदारी, फौजदारी मुकदमा। तो ठीक उसी प्रकार प्रदेशता का मतलब हुआ फौजदारी विभाग के प्रधान अधिकारी, फौजदारी फौजदारी विभाग के प्रधान अधिकारी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रदेशता। व्यवहारिक में देख लीजिए तो दिवाली मामला के मान लीजिए आप लड़ाई करके जा रहे हैं, यानी कि आपका खेत कोई कब्जा कर लिया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यानी मौर्य काल में आप हम लोग अभी रहते हैं, तो कहाँ हम लोग जाते हैं? तो व्यवहारिक न्यायालय के प्रधान अधिकारी के पास हम लोग जाते हैं। उसके बाद बच के रूप दर्शक, तो जो यानी सिक्का निर्माण होगा, तो सिक्का का देख रेख करने, यानी सिक्का का देख रेख करने वाला को, सिक्का का देख रेख या फिर जांच करने वाला को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग क्या कहेंगे? तो रूप दर्शक। रूप मतलब सिक्का का रूप को देखना कि रूप सिक्का कैसा बन रहा नहीं बन रहा। तो ये आपका प्रमुख तीर्थ का हो गया। तो हेडिंग में लिखिए, हेडिंग में लिखिए मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी ऑब्लिक तीर्थ, मौर्य काल का प्रमुख अधिकारी या तीर्थ ऑब्लिक में कर। फिर लिखिए पहला सन्निधाता, सन्निधाता। इसमें लिखिए, इसे लिखिए, लिखिए कोष विभाग के पैसा का रख रखाव करने वाला, कोष विभाग का प्रधान अधिकारी, डैश तक लिखिए कोष विभाग के प्रधान अधिकारी। दूसरा लिखिए समहारता, समहारता लिखिए इसमें डैश तक आय व्यय को देख रेख करने वाला, आय व्यय को देख रेख करने वाला प्रमुख अधिकारी, प्रमुख अधिकारी। उसके बाद लिखिए प्रदेशता, प्रदेशता लिखिए फौजदारी मामले को देख रेख करने वाला,
फौजदारी मामला को देख रेख करने वाला प्रमुख अधिकारी या अधिकारी की जगह कहीं कहीं आपको सचिव भी रहेगा। तो ऐसा नहीं कि आपको समझ दूसरा चीज समझ लीजिएगा, सचिव और अधिकारी का मतलब सेम चीज होता है ना। तो ये आपका लिखिए, फिर लिखिए व्यवहारिक, इसमें डैश देके लिखिए दिवाली मामले के प्रमुख सचिव लिख लीजिए एग्जाम्पल की तरह। उसके बाद लिखिए रूप दर्शक, इसमें डैश देके लिखिए सिक्का जांच करने वाला अधिकारी। तो आपका मौर्य काल के हम लोग प्रशासन व्यवस्था की देख लिए। बाकी हम लोग जो मौर्य काल में जो बच रहा है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हमारा क्लास अगर अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।